हेलो बच्चों, कैसे हैं बच्चों। आपका अपने YouTube चैनल चित्रकूट एजुकेशन में स्वागत है। बच्चों, आज का स्लोगन है कि ज़िंदगी आज जियो कल पर नहीं, क्योंकि कल कभी आता नहीं और आज कभी जाता है। कहते हैं कि कल की तलाश करते करते आज पूरा दिन निकल गया और जब शाम हुई तो पता चला आज भी गुजर गया। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज को अगर आपने संभाल लिया, प्रेजेंट टाइम संभाल लिया। मैंने एक दिन और आपसे चर्चा करी थी, मैंने कहा 3 बातें हमेशा ध्यान रखो। आपका हमेशा प्रेजेंट ऑफ माइंड और प्रेजेंट टाइम, 2 चीज़ों पर आप अगर चल रहे हैं, प्रेजेंट ऑफ माइंड कहाँ पर क्या बोलना है और कहाँ चुप रहना, ये सीख गए जीवन में। और दूसरा, आज का टाइम मतलब आज वाला, कल की बात कल है, फ्यूचर बाद में, पहले प्रेजेंट टाइम जीना सीख लिए या समझना सीख लिए, क्योंकि बच्चों आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप कह रहे हो हम फ्यूचर बना रहे हैं, आज पढ़ नहीं रहे हो। आज अगर ये वीडियो आ जाए तो आप जो है कहते चलिए आधे घंटे बाद देख लेंगे, पहले ये काम कर लें, इसको आज कहते हैं, और आधे घंटे बाद देख लेंगे, इसे फ्यूचर कहते हैं। तो फ्यूचर संभाल रहे हो, बाद में पढ़ने को तैयार हो, अभी नहीं कर रहे हो। यही आपको धीरे धीरे वही मैंने कहा कि जो कल को निहारते हुए आज जब शाम आया तो हमें पता चला कि आज भी गुजर गया। ये बड़ी बात है, ढंग से सोचिएगा। चलिए ठीक है, इसी सोच के साथ हम लोग बच्चों NCERT फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 कल मैंने जो दिया था उसमें बताया था कि हम लोग कैसे इस पर चर्चा करेंगे। टोटल बताए थे कि 36 वीडियो बनने वाले हैं, जिसमें से आज इसको प्रारंभ करते हैं। पहला वीडियो पार्ट 1 ऐसे करके पार्ट 36 तक जाएगा। और इलेक्ट्रिक करंट क्या है, वैद्युत धारा क्या है, तो वैद्युत धारा क्या है, इस पर चर्चा करी जाए। तो एक बात मुझे बताओ कि यदि मान लीजिए इस पर फ्री इलेक्ट्रॉन है, ऐसा कोई पदार्थ है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब जिधर इन्हें जाना है जाए, फ्री इलेक्ट्रॉन इसके अंदर भर के रख लिए, तो क्या वो करता है, अगर ये ऐसे ही घूमते रहते तो बेटा ये ऐसे जाएगा, है मान लीजिए ऐसे जाएगा, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर यहाँ आ गया। मतलब इन पर अगर देखा जाए तो इनका जो वास्तविक विस्थापन है वो शून्य है। मतलब ऐसा बोल दिया जाए कि फाइनली अपनी जगह पर स्थिर रहते हैं। ऐसा घूमते तो रहते हैं लेकिन फाइनली इनका जो विस्थापन है वो शून्य है। लेकिन अगर हम लोग इन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड पर रख दें, यानी एक वैद्युत क्षेत्र लगा दें, कि वैद्युत क्षेत्र पर रख दें, तो क्या वो करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं यानी ऋण आवेश होता है वो क्षेत्र के विपरीत, क्योंकि बल लिखा है प्लस से माइनस की ओर चलती हैं, प्लस से माइनस की ओर चलती हैं, और इनमें माइनस का चार्ज होता है, तो ये माइनस वाला इन्हें भगाएगा, प्लस वाला खींचेगा। तो परिणामी रूप से वैद्युत क्षेत्र के विपरीत ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं गति करने लगते हैं। और किसी भी आवेश के गति कर जाने की अवस्था को, कोई भी आवेश है और आवेश गति कर जाए तो आवेश की गति अवस्था को ही विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा यानी जो आवेश है अगर वो मूव कर रहा है तो उसी का एक नया नाम दे दिया, आवेश को ही कह दिए विद्युत धारा। अगर वो क्या कर रहा है, गति कर रहा है, अगर रुका हुआ तो फिर हम उसको केवल वैद्युत आवेश कह रहे हैं। अगर वही आवेश गति करने लगा तो फिर उसको हम वैद्युत धारा कह देते हैं। अभी वैद्युत आवेश कर रहे थे, अब वैद्युत धारा कह रहे हैं, मतलब केवल नाम बदला है। यानी इसमें हमें जो इस भाग में या इस चैप्टर पे जो हम लोगों को पूरी चर्चा करनी है, यहाँ पर आवेश गति कर रहे होंगे, क्योंकि इस चैप्टर का नाम भी इलेक्ट्रिक करंट है, जिसे पहले हेडिंग भी इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे हैं। यानी इस चैप्टर में जो 36 की 36 हेडिंग मिलेंगे उन पर आवेश गति कर रहा होगा, रुका नहीं होगा। अभी तक जो पढ़ रहे थे आवेश रुका होगा। तो चलिए ठीक, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं विद्युत धारा क्या है। तो आप ऐसा लिखिए कि जब किसी चालक में आवेश एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर गति करता है, ये तभी गति करेगा जब चालक के सिरों के बीच विभवांतर हो, ये चालक किसी वैद्युत क्षेत्र पे रखो। अगर ऐसे ही रखा होगा, जैसे मान लीजिए अपने घर में एक तार, कापर का तार यूं ही पड़ा है तो उसे छूने से आपको करंट नहीं लगेगा, लेकिन अगर वो कापर का तार स्रोत से जुड़ा है तो अगर आप उससे छुएंगे तो एक झटका फील होता है, जिसे हम लोग वैद्युत धारा कह रहे हैं।
अर्थात जब वो स्रोत से जुड़ा है मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड से कनेक्ट है, या ऐसा बोल दिया जाए कि उस चालक के सिरों के बीच विभवांतर है। क्योंकि अभी मैंने बताया कि जो आवेश होता है बेटा, वो फ्री जो इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी चालक में, वैसे धातुओं पर हुआ करता है, तो धातुओं पर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये गति तो करते हैं, यूं 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 घूमते फिरते रहते हैं, लेकिन परिणामी रूप से जो इनका नेट विस्थापन होता है वो शून्य होता है। ये अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि ये गति नहीं करते। इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है कि एक सिरे से दूसरे सिरे को थोड़ी और स्पष्ट करें कि यूं का वहीं का वहीं ना आ जाए, इस अवस्था को नहीं कहते। एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर गति करने लगते हैं तो आवेश की गति अवस्था को ही, क्योंकि इसको गति अवस्था नहीं मानते, ये गति अवस्था है जब एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर पहुँचे, तो आवेश की गति अवस्था को ही विद्युत धारा कहते हैं। चलिए ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। अब क्या होता है कि मान लीजिए कि हमने इनको इस चालक को इलेक्ट्रिक फील्ड पर रखा है, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के विपरीत मान लीजिए इधर से गति करने लगे, तो आप यहाँ बैठ के देखो कि कितने इलेक्ट्रॉन कितने समय पे गए, यानी इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे जा रहे होंगे यूं यूं, तो काफ़ी समय में कम इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे। लेकिन अगर हम लोग क्या करें, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएं तो इन पर लगने वाला बल बढ़ेगा, तेज़ी से खींचेगा और तेज़ी से। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ाएं तो ये और तेज़ी से गति करने लगेगा। तो हमने देखा कि आवेश जो जा रहे थे, क्योंकि आवेश तो गति अवस्था में एक सिरे से दूसरे की ओर जा भी रहे, लेकिन इस टाइम पर हमने ये देखा कि कम समय में ज़्यादा जा रहा है, और देखा कि जो इलेक्ट्रिक करंट थी उसकी डेंसिटी बढ़ रही, तो इसको हमने एक नया नाम दे दिया कि विद्युत धारा की प्रबलता यानी तीव्रता क्या है। तो इसमें दिया गया कि एकांक समय में स्थानांतरित जो आवेश की मात्रा है, एक सेकंड में कितने आवेश चले गए, यहाँ बैठ के देखो, चेक करो, जो जा रहे हैं उनको गिनते जब, तो एक सेकंड में कितने, एक सेकंड की गिनती करना, एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन इधर से इधर निकल गए, जो आवेश निकला हुआ है उसी आवेश की मात्रा को ही हम लोग नया नाम दे देते हैं विद्युत धारा से बदल के विद्युत धारा की तीव्रता। और यहाँ पर लिखा भी है, किसी चालक में एक सेकंड में एक सिरे से दूसरे सिरे को एक सेकंड में समय के साथ आवेश का कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो इसे विद्युत धारा की तीव्रता कहते हैं। 60 में अगर आपको लिखना है कि आवेश प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा की तीव्रता कहते हैं। तो चलिए ठीक है, यहाँ तक आप लिखें विद्युत धारा की तीव्रता, इसे आई से व्यक्त करते हैं। आई बराबर सूत्र लिख लीजिएगा Q/T, विद्युत धारा की तीव्रता आई बराबर Q/T। आज पूरा हमें इस वीडियो पर इससे चर्चा करनी है, तो चलिए ठीक है, देखते जाएं और चर्चा करें। तो बच्चों, एक बात हमें समझ में आ गई कि विद्युत धारा क्या है, तो आवेश प्रवाह की समय दर को, यानी इलेक्ट्रिक जो करंट है वो है क्या, तो आपने बताया कि आवेश प्रवाह की जो समय दर है इसे विद्युत धारा की तीव्रता या विद्युत धारा कहते हैं। आई बराबर Q/T। अच्छा, सूत्र आपका ये मिल गया। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो इसकी बीमा निकाल लें, तो बीमा निकाली जाए तो Q की बीमा होती 80 और टाइम है, या टाइम है, ये टाइम है आपका, भूले नहीं, ये चार्ज है, ये टाइम है बेटा। तो टाइम, अगर टाइम की बीमा देखी जाए तो T, तो T से T कट गए, इसकी बीमा आ जाएगी बेटा A, बीमा हो गई। सूत्र हो गया बीमा राशि, राशि इसको हम लोग अदिश राशि कहते हैं। इसमें बड़ी बात चल रही है क्योंकि इसमें दिशा होती है। अब इस पर हम लोग चर्चा करेंगे अदिश राशि क्यों है, इसको अभी थोड़ी फिर से हेडिंग डालेंगे कि अदिश राशि क्यों, क्योंकि अदिश का मतलब होता है जिसमें दिशा ना हो, लेकिन यार इसमें दिशा होती है। सबसे बड़ी बात ये आ जाती है, क्यों होती है, क्योंकि अगर हम लोग देखें बेटा, यहाँ थोड़ी चर्चा कर रहे हैं, मान लीजिए हमने इधर से 4 एम्पियर का करंट दिया और इधर से हमने 3 एम्पियर का करंट दिया और दोनों तारे लंबवत जोड़ दिए, और यहाँ एक तार इधर बाहर निकाले और यहाँ उठा के हमने अमीटर लगा दिया जो करंट नापेगा, यार करंट नाप के बताएगा। तो जब इधर से हमने 4 एम्पियर, इधर से 3 एम्पियर लंबवत तारे लगाए, तो भी इसमें 7 एम्पियर का करंट आया, 7 एम्पियर करंट। जब इनके बीच कोण, इनको अगर हम लोग ऐसे ऐसे करते जाएं तो भी 7 एम्पियर, यूँ पूरा कर दे तो भी 7, परस्पर लंबवत कर दे तो भी 7। जैसे आप ही सोचो, एक पंखे को आपने जब करंट दिया तो तार जब पंखे से लेके बोर्ड तक लाते हो तो कोई डायरेक्शन में थोड़ी लाते हो कि हम यूँ लेके जाएंगे,
या दोनों तार ऐसे लेके आएंगे, एक तार उस खंभे बांधेंगे, एक तार इधर दोनों तारें ऐसे लपेटी जाती हैं, 2 ही तार लगी होती, देखे होंगे, एक से 4 जाएंगे, दूसरे से लौट के आएंगे, वो सीधे बोर्ड पर जुड़ा होता है। वो कोई डायरेक्शन वायरेक्शन का फील नहीं होता, क्योंकि वो कौन सी राशि है, अदिश राशि। लेकिन दिशा होती है, क्योंकि देखो अगर मैं इसको यूं कर दूं, ये डायरेक्शन जो ऊपर को बनी थी, ये डायरेक्शन अगर मैं ऐसे कर दूं, ऐसे कर दूं, तो देखिए यहाँ पर जो करंट बताने लगा वो 1 एम्पीयर हो गया, क्योंकि 4 आया, 3 इधर निकल गए, 1 उधर। और यहाँ से अगर मैं ये केवल मैं इसकी दिशाएं बदल रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं करना। अभी भी 3 एम्पीयर है, पहले भी 3 एम्पीयर। अब पहले डायरेक्शन यूँ थी, अब डायरेक्शन यूँ, अब फिर से ये बताएगा 7। तो यार यहाँ तो बदल रहा है ना, क्या बदलने से? दिशा बदलने से। इसका मतलब धारा की दिशा होती है। लेकिन राशि अदिश क्यों है? तो अदिश में इसलिए क्योंकि अगर इनके बीच की डायरेक्शन बदल दें, जो 90 अंश से बदल दें तार, जो तो 2 तारें भेजी जाती हैं, तार कोई किसी भी डायरेक्शन में लगा, 7 एम्पीयर कोई जरूरत नहीं। जबकि अगर ये सदिश राशि होती तो सदिश राशि के अनुसार जो आर नेट हुआ करता है, यानी यहाँ की जो वैल्यू होती है, दोनों का जो प्रभावी उत्तर होता है, रिजल्ट होता है, रिजल्ट सदा हुआ करता है a² + b² + 2ab cos थीटा होता है, ab cos थीटा होता है। तो √a² यानी 4 एम्पियर का स्क्वायर, 4 × 16, 3 × 9 + 2 × 4 × 3 × cos 90। cos 90 का मान 0 था, मतलब यहाँ तक की वैल्यू 0 हो गई। और 16 और 90 25 मतलब 5 एम्पियर। रियल में यहाँ 5 एम्पियर होना चाहिए, लेकिन जब हम आमीटर पे चेक करें तो 7 एम्पियर था। एक चीज़ और, अगर यहाँ 5 एम्पियर हो जाएगी, मान लीजिए हमने मान लिया 5 एम्पियर है, तो आवेश संरक्षण गड़बड़ा जाएगा। बताइए, इधर से आवेश इतना है और इधर से आवेश इतने आए, और यहाँ 5 एम्पियर, तो 2 एम्पियर के आवेश किधर जा रहा है? और आवेश ऐसे नहीं नष्ट हो जाते, क्योंकि इस भौतिक विज्ञान में मैंने बताया था कि 5 ऐसी राशियाँ जो नियत रहती हैं। आपको पता होना चाहिए, रेखी संवेग, कोणीय संवेग, ऊर्जा, द्रव्यमान ऊर्जा और आवेश, ये 5 ही ऐसी भौतिक राशियाँ। तो बहुत सारे पढ़ोगे, लेकिन 5 ऐसी राशियाँ जो संरक्षित हैं, उनका भी ध्यान देना। इसका मतलब यहाँ पर 7 ही एम्पियर है। रियल में हमने चेक भी करा तो 7 एम्पियर है, 5 एम्पियर नहीं, क्योंकि आवेश संरक्षण गड़बड़ा जाएगा। तो फाइनली रूप से मान लिया गया कि दिशा है, लेकिन वेक्टरों के योग के नियम का पालन नहीं कर रहा, अतः इसको हम लोग अदिश राशि कहते हैं। मतलब हम यहाँ पर लिखेंगे कि ये राशि में दिशा होती है। दिशा होती है सदैव, अगर आवेश जाएंगे, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन गए बेटा इधर, ऐसे करके इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो आवेश का जो या धारा की जो दिशा ली जाती है वो ऐसे ली जाती है। यानी हम सीधे लिख दें कि मुक्त या इलेक्ट्रॉन के, मुक्त भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत, या ऐसा भी बोल दिया जाए, अगर इलेक्ट्रॉन यूँ जा रहे होंगे तो अगर माइनस चार्ज यूँ आ रहा होगा तो प्लस चार्ज इधर जा रहा होगा। इसका मतलब ऐसा भी लिख सकते हैं कि धन आवेश के प्रवाह की दिशा के अनुदिश, ऐसा भी लिखा जा सकता है। और एक बात याद रखना कि जैसे मान लीजिए हम ये मान लीजिए कोई विद्युत उपकरण लिए हैं और इसको जाके हम लोग मान लीजिए बैटरी से जोड़े, तो आवेश यानी विद्युत का प्रवाह हमें धन सिरे से करना है। क्या? क्योंकि अभी बताइए इधर से इधर जाएंगे, विद्युत क्षेत्र जो होगा वो इधर से इधर होगा, इलेक्ट्रॉन इधर गति करेंगे, इलेक्ट्रॉन सब इधर जाएंगे, क्योंकि यहाँ प्लस सिरा है, इलेक्ट्रॉन माइनस का होता है, प्लस की ओर आएगा, इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो करंट यूँ जाता है। इसलिए बैटरी के प्लस सिरे से करंट माइनस सिरे की ओर प्रवाहित किया। ये तो मतलब एक बात हमें समझ में आ गई कि यह एक अदिश राशि है जिस पर दिशा होती है। यह एक अदिश राशि है जिस पर दिशा होती है। अब वो अदिश राशि इसलिए क्योंकि यह वेक्टरों यानी सदिशों के योग के नियम का पालन नहीं करती।
और दिशा इसलिए क्योंकि धारा की डायरेक्शन यदि हम बदल दें तो उसका रिजल्ट यानी जो प्रभावी मान है आर का मान है वो बदल जा रहा था। ये बेटा चलिए ठीक। बीमा हो गई, राशि, दिशा, मात्रक। मात्रक लिख लो बेटा यूनिट। तो इसका मात्रक लिखा जा सकता है यहाँ से देखो तो इसका मात्रक होता है कूलाम और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो कूलाम पर सेकंड या इसी को हम लोग बोलते हैं एम्पियर, जिसे हम कैपिटल ए से दिखाते हैं, कूलाम पर सेकंड या एम्पियर। तो चलिए बेसिक जानकारी थी, इसमें अन्य फार्मूला अभी और लिखना है तो देखते हैं। इसमें एक चीज़ और चर्चा करें। चलिए ठीक है, यहाँ तक लिखें। इसमें आप बताइए कि 1 एम्पियर क्या है, उसी के आगे हेडिंग डालो 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर क्या है, तो अभी आपने पढ़ा I बराबर Q अपॉन टी, I बराबर Q अपॉन टी। यदि हम क्या करें t बराबर 1 सेकेंड में यदि Q बराबर 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा हो, जैसे मान लीजिए एक हमने चालक लेके बैठे हैं और इधर पर देख रहे हैं कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है मान लीजिए इधर की ओर गति कर रहे हैं और यहाँ पर बैठे हम ये कैलकुलेशन सब तमाशा देख रहे हैं, तो हमें क्या करना है 1 सेकेंड पर देखना है और जो इलेक्ट्रॉन गुजरे थे उनका जो आवेश था वो 1 कूलाम था। तो इसमें जो बहने वाली धारा थी, अगर हम लोग चेक करते अमीटर लगा के बैठते तो ये अमीटर आपको 1 मीटर पढ़ के दिखाता, 1 एम्पियर पढ़ के दिखाता। तो अब हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि यदि किसी चालक में, यानी यहाँ पर ये जो हमने दिखाया है चालक पे दिखाया है, 1 सेकेंड में स्थानांतरित आवेश की मात्रा 1 कूलाम हो तो इस चालक में प्रवाहित धारा या इस चालक में बहने वाली धारा 1 एम्पियर कहलाती है या 1 एम्पियर होती है। चलिए ठीक, आप लिख सकते हो 1 एम्पियर की डेफिनेशन। लेकिन SI पद्धति इस डेफिनेशन को नहीं मानती। SI पद्धति इस 1 एम्पियर ये नहीं मानती। SI ने अपनी 1 एम्पियर की डेफिनेशन कुछ और बनाया, क्योंकि बात यह है कि यहाँ 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश स्थानांतरित पदार्थ पर भी डिपेंड करता है। पदार्थ बदल देंगे तो फिर यही है, थोड़ी टाइम का कैलकुलेशन इधर उधर हो जाता है, क्योंकि ये पदार्थ, चलो ठीक है पदार्थ नहीं बदले सब कुछ ठीक है, अगर हम इसको ठंडा गर्म कर दें, मतलब कुछ तार गर्म है कुछ तार ठंडी है तो भी ये गड़बड़ा जाता है। तो फिर उन्होंने ऐसा मान लिया कि 1 एम्पियर इससे ना मान के SI के अनुसार जो 1 एम्पियर की डेफिनेशन होती है, कक्षा 11 में दूसरा चैप्टर है मापन और मात्रक, वहाँ पर पढ़ाया जाता है NCERT का जो दूसरा चैप्टर है। उन्होंने बताया कि निर्वात में 2 तारे लो जो 1 मीटर की दूरी पर हों, 1 मीटर की दूरी पर हों। इनमें आप जो है लंबी सीधी तार हो, अनंत लंबाई की दोनों तार हों और लंबी सीधियों समांतर हो, 1 मीटर की दूरी पर हो। इसमें आप धारा प्रवाहित कर दो। यदि इनके प्रति एकांक लंबाई पर जो लगने वाला बल है, यानी 1 मीटर लंबाई पर जो लगने वाला बल है वो 2 × 10⁻⁷ न्यूटन हो, तो जो आपने करंट प्रवाहित किया था वो 1 एम्पियर होगी। ये SI के अनुसार 1 एम्पियर की डेफिनेशन होती है, जिसे तैयार करने की कोई ज़रूरत नहीं है फिलहाल यहाँ पे, क्योंकि ये जब मैं आप लोगों को चुंबक पढ़ाऊँगा, अगला वाला चैप्टर जब पढ़ाऊँगा उसकी लास्ट हेडिंग रहेगी, क्योंकि हम वहाँ पर ये बल निकालना भी सीखेंगे। 2 लंबे सीधे तारों के बीच जो लगने वाला बल है, धारा प्रवाहित करने पर कैसे बल लगता है, एक लॉरेंज वैज्ञानिक मिलेंगे वो चुंबकीय बल को समझाएंगे, वहाँ से सब कुछ निकालना सीखेंगे तो वहाँ पर पढ़ेंगे। फिलहाल ये डेफिनेशन मैं बता दिया, SI इस डेफिनेशन को 1 एम्पियर की डेफिनेशन मानती है। निर्वात में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर रखे 2 लंबे सीधे तारों पर यदि धारा प्रवाहित करने में इनके प्रति एकांक लंबाई में लगने वाला बल 2 × 10⁻⁷ न्यूटन हो, तो जो प्रवाहित की गई धारा होती है वो 1 एम्पियर कहलाती है।
तो चलिए ठीक है, फिलहाल ये नहीं पढ़ रहे, आगे देख रहे हैं कि अब जो यहाँ पर बैठे हम लोग चेक कर रहे थे 1 सेकेंड में, यहाँ पर हम बैठ के चेक कर रहे थे ना कि 1 सेकेंड में एक कुलाम 1 सेकेंड में 1 कुलाम आवेश जाएगा, तो हम समझ जाएंगे कि जो बहने वाली धारा वो 1 एम्पीयर है। 1 सेकेंड में 1 कुलाम आवेश जाना चाहिए, ये बात हो रही थी। और ये बैठ के चेक कर रहा था कि यहाँ से जो गुजरेंगे 1 सेकेंड में, इसको जो क्रॉस कर जाएगा 1 सेकेंड, या एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर जो पहुँच जाएंगे 1 सेकेंड, वो धारा 1 एम्पीयर कहलाती है। लेकिन अब कितने इलेक्ट्रॉन, ये जब लिए बैठा था तो कितने इलेक्ट्रॉन चेक करा होगा, गिना होगा जल्दी जल्दी, तो उनकी संख्या में निकालनी है। यानी 1 एम्पीयर धारा के लिए स्थानांतरित आवेश या स्थानांतरित मुक्त इलेक्ट्रॉन, ऐसा लिख लिया जाए, कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन गए, स्थानांतरित मीन्स निकल गए, पार कर गए। अब देखिए बेटा, यहाँ पर हमें पता है कि I बराबर Q/T, I बराबर Q/T था। I का मान हमें पता 1 एम्पीयर और समय भी पता 1 सेकेंड में, और कितना आवेश प्रवाहित करने में, 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित करने पर कितने इलेक्ट्रॉन गए और उनका चार्ज क्या रहा होगा। मतलब इस बार आपका क्वेश्चन मार्क है चार्ज में मूल रूप से इलेक्ट्रॉन कितने गए। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो I बराबर N/E/T, तो यहाँ से देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी जा रही, तो ये हो जाएगा IT/E। तो I का मान 1 एम्पीयर, T टाइम का मान 1 सेकेंड में, और E मूल आवेश होता है, इसका मान 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। तो इसको आप लिख सकते हो 10/16 गुणे प्लस का 19, इसको लिख सकते हैं आप 5/8। तो 5/8 मतलब हम दशमलव लगाएं, सीधे ऐसे दशमलव लगाएं, 0 बढ़ाएं, 100 हो जाएगा। 16 पंचे 80, 16 छक्का 96, 96 4, 16 दूनी 32, 16 पंचे 80 गुणे 10 की घाते 19, यानी 6.25 गुणे 10 की घाते 18 इलेक्ट्रॉन गुजरे होंगे 1 सेकेंड। तो करंट कितना बहा होगा, 1 एम्पीयर। यानी हम ऐसा लिख सकते हैं कि 2 जीरो गायब कर दो तो 625 और 16 जीरो, इतना है इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में यहाँ को क्रॉस करेंगे, तब जाके इसमें जो बहने वाली धारा है वो 1 एम्पीयर बनी होगी। हमारे घरों में 100 एम्पीयर का करंट आता है, इलेक्ट्रिक जो करंट है हमारे घरों में 100 एम्पीयर की धारा आती है। 1 एम्पीयर में इतने इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में गुजरे होंगे। अगर हम लोग कैलकुलेशन करें, यहाँ बैठ के चेक करें, तो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से गुजरे 1 सेकेंड का, जो हमें क्रॉस कर गए, वो इतने रहे होंगे। क्यों, यहाँ 16 जीरो लगाए, दशमलव ये दो और कम हो जाता है ये दशमलव हटाने पर, तो 16 जीरो होंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। इतने इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में जब गुजरते हैं तो 1 एम्पीयर धारा बनी। और 100 एम्पीयर का तो 100 का गुणा और कर दिया जाए, तो कुल मिला के अगर हम लोग देखें तो 2 जीरो और बढ़ जाते। इतने इलेक्ट्रॉन यदि 1 सेकेंड पर गुजरेंगे तो हमारे घरों में जो बहने वाली धारा 100 एम्पीयर है वो प्रवाहित होती है। आगे हम लोग चेक कर रहे हैं कि इससे संबंधित कुछ सवालों पर चर्चा करी जाए। तो देखिए बेटा, सवाल के लिए आप क्या करो, सूत्र लिख लो कुछ, यानी इसके या हेडिंग डाल लो अन्य सूत्र। इतने सूत्र हैं हम इधर लिखे ले रहे हैं। चलिए अब देखिए, आपको जो पहला सूत्र मिला था वो मिला था I बराबर Q/T, आवेश प्रवाह की समय दर को, जो आवेश है यानी Q मतलब चार्ज है, आवेश प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा की तीव्रता कहते हैं। दूसरा है, यदि स्थानांतरित आवेश दे दिए जाए,
की मात्रा दे दी जाए या स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे दी जाए। स्थानांतरित आवेश की जगह स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे दी जाए n। तो उस समय पर जब I बराबर लगाओगे तो आवेश तो पता नहीं, तो आवेश को तोड़ दीजिए n इंटू ई अपॉन टी, जहाँ आपका जो E है इसको मूल आवेश कहते हैं और इसकी जो वैल्यू होती है वो हुआ करती है E बराबर 1.6 गुणे 10 की घात है -19 कूलम होती है। तीसरा है, मान लीजिए आप लोगों को T ना दिया हो जबकि चाल दे दिया हो, चाल V दिया हो, ऐसा लिखो V दिया हो और दूरी दिया हो, तो उस समय पर आप समय बराबर दूरी बटे चाल, एक सूत्र लगा के पहले समय बराबर दूरी बटे चाल, सूत्र लगा के समय निकालो, फिर उठा के रख दो I बराबर अगर हम लोग दूरी को d दिखा लें, डिस्टेंस, और चाल को v दिखा लें, तो समय I बराबर सूत्र बन जाएगा Q अपान T की जगह लिख दें D अपान V, तो D अपान V, तो ये पहुंच जाएगा ऊपर, तो QV अपान D हो जाता है। D दूरी होगी, इलेक्ट्रॉन द्वारा चली गई दूरी, या इसी को हम Q का सूत्र तोड़ देते तो N इंटू E इंटू V अपान D ये रख दिया जाता है। और जैसे क्वेश्चन सूत्र आपके बन जाते हैं, जैसे मान लीजिए आवृत्ति दिया हो, आवृत्ति इतने सेकंड में इतने चक्कर लगा रहा है, इसका सूत्र हुआ करता है चक्कर प्रति सेकंड मात्रक हो जाएगा। आवृत्ति को मान लीजिए हम F से व्यक्त कर रहे हैं, तो इसका सूत्र हुआ करता है 1 अपान टी। और यहाँ देखिए 1 अपान टी लिखा है, तो आवृत्ति के पदों में सूत्र उस टाइम पर हो जाता है N इंटू ई अपान टी, या N इंटू ई को हम लोग क्यों कहते हैं, तो 1 अपान टी को हम लोग कहते हैं F, तो ये फ्रिक्वेंसी हो जाएगी, या इसी को लिख दें N इंटू ई इंटू F, एक सूत्र ये भी बन जाता है। जैसे और हम लिख सकते हैं, मान लीजिए आपको जो Q दिया है वो T के पदों में कुछ वेरिएबल दे दिया, तो उस समय पर यानी जो आवेश का मान है उस समय के साथ परिवर्ती है, तो उस समय पर दो क्वेश्चन पूछा करता है। एक पूछा करता है इंस्टेंटेनियस मतलब तत्कालिक धारा, तो ये हुआ करता है dq अपान dt, यानी हमें करना क्या होता है, q जो दिया होगा t के पदों में उसको t के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं। d अपान dt एक डिफ्रेंसिएशन का संकेत होता है। ऐसे ही एक सूत्र और जैसे हम लोग लिखें, जैसे टाइम दे दिया जाए कि 1 सेकंड से लेके 4 सेकंड के बीच, तो उस समय पर माध्य धारा निकालना पड़ती है, तो मीन वैल्यू जब निकालते हैं तो ये हो जाता है dq अपान dt। इस तरह से हम लोग ये 5-6 सूत्र प्राप्त कर लेते हैं, जिस पर हम कुछ सवाल एक सवाल सबके कराएंगे, तो और फिर 2 सवाल आप होमवर्क के लिए भी दे देंगे, तो आपकी भी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलो इन पर हम लोग चर्चा करें। आप उतार लीजिए इनको, पहले मैं पहले का क्वेश्चन कराऊंगा एक आध, फिर इनके कराऊंगा, फिर धीरे धीरे इनके कराऊंगा, अवकलन भी कराऊंगा। एक चीज़ और, अगर आपको लिखना है तो एक सूत्र आपका और मिल जाता है अच्छा, अगर आपको करना है। जैसे अगर हम लोग यहाँ से देखें, यहाँ से, तो dq बराबर सूत्र हो सकता है I इंटू dt, यानी कोई तत्कालिक धारा मैं आपको दे दूं और उसमें आपको दिया जाए dt, तो तिर्यक गुणा dq निकल सकता है। मतलब अगर मैं इसका समाकलन कर दूं तो dq से बन जाएगा q और ये हो जाएगा I इंटू dt। यानी हमें एक बात समझ में आ गया कि अगर हमें चार्ज दिया है और करंट पूछ रहा है, तो हम उसका t के साथ अवकलन करें तो निकल आएगा। लेकिन अगर हमें धारा दिया है और आवेश पूछ ले, तो उस समय पर ये जो सांप जैसा चिन्ह बना है ना, इसको कहते हैं समाकलन।
इसका मतलब हम लोग समाकलन कर दें तो आपके चार्ज जो फ्लो हुए होंगे उस टाइम पर वो निकल आते हैं। तो बच्चों इस तरह से हम लोग ये 6-7 सूत्र लिख सकते हैं। चलिए अब एक एक के बारे में हम लोग एक एक 2-2 सवाल करेंगे और इन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। हाँ बच्चों, ये मैंने पहले और दूसरे से रिलेटेड आपको 4 क्वेश्चन दिए। ये सब 10 वर्ष की क्लास में पूछे जाते थे, मतलब बहुत सरल से क्वेश्चन है। मैं आपको धीरे धीरे जो है नीट लेवल के और जे लेवल तक के क्वेश्चन बताऊंगा। तो पहले आप सिंपल से क्वेश्चन करना सीखेंगे। आते हो तुरंत कर डालिए। लिखा है यदि किसी चालक में 100 माइक्रोकूलाम आवेश 3 मिली सेकेंड में स्थानांतरित हो रहा है तो प्रवाहित धारा का मान देखिए। आई बराबर पूछा और इसमें Q बराबर दिया है, ये दिया है Q मात्रक से समझ गए। चालकों में इतना आवेश भी लिखा है तो आवेश से हम लोग समझ गए Q दिया है। और माइक्रो मात्रक नहीं है, मात्रक है कुलाम। C जहाँ लिखा है ना कुलाम। माइक्रो एक तो मात्रक के पहले लगा पूर्व लग्न होता है, जैसे हो गया माइक्रो हो गया, मिली हो गया, सेंटी हो गया, डेसी हो गया, किलो हो गया, मेगा हो गया, गीगा हो गया, टेरा हो गया, एंगस्ट्रॉम हो गया। इन सब का एक निश्चित मान होता है। अभी मैं इन 4 सवाल बताने के बाद इधर मान लिख दूंगा, तो जिन्हें ना पता हो ये मान मैं लिख दूंगा, आप समझिएगा। तो माइक्रो शब्द लिखा है या मैं क्या करूं इधर लिख ही दूं। चलिए ठीक है, इसको थोड़ी लिख लो जिससे तुम्हें भी सवाल समझ में आए कि हम क्या लिख रहे हैं। जिन्हें आते हैं बेटर है, जिन्हें नहीं आ रहे हैं माइक्रो, जैसे यहाँ मिली सेकेंड लिखा है, जैसे यहाँ पर आप देखिए मेगा लिखा है, हाँ यहाँ मिनट लिखा है, समय का मात्रक सेकंड होता है, ये चीज़ें पता होना चाहिए। मिली लिखा है, ये मिली लिखा है, तो ये पता होना चाहिए कि मिली का अर्थ क्या है, माइक्रो का अर्थ क्या है। क्योंकि मात्रक मिली और माइक्रो नहीं है, ये पूर्व लग्न होते हैं जो मात्रकों के पहले लगे होते हैं। इनका क्या अर्थ है इसके बारे में इधर बगल में लिखे दे रहा हूँ, फिर आप समझिएगा। हाँ तो बच्चों मैंने ये लिख दिया, देखिए आप ऐसे रट सकते हो। ये मूल मात्रक यहाँ होता है, जैसे आवेश का मूल मात्रक कुलाम हो तो यहाँ कुलाम हो गया। कुलाम के पहले ये शब्द लग सकते हैं, इसको हम लोग रट सकते हैं मिली, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टो, किलो। 3 ही हो गए मिली, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टो, किलो। फिर किलो से बड़े होते हैं मेगा, गीगा, टेरा, माइक्रो, नैनो, एंगस्ट्रॉम, पिको। अब जैसे मान लीजिए मिली लगा है 10⁻³ मेगा लगा है 10⁻+6, सेंटी लगा है 10⁻2, आगे लग सकता है। जैसे यहाँ कुलाम लिखा, मान लीजिए यहाँ माइक्रो, यहाँ पर मैं माइक्रो जो लगाया एंगस्ट्रॉम लगा देते तो अब 10⁻10 समझते हैं। तो आवेश का मात्रक कुलाम है, माइक्रो कुलाम नहीं है। माइक्रो पूर्व लग्न है जो उसके पहले लगा हुआ है, मूल मात्रक के पहले लगा हुआ, इनमें से कोई लग सकता है। तो ये इनकी एक निश्चित वैल्यू होती है, ये वैल्यू नहीं लिखना है, उसकी जगह पर ये शब्द यूज कर दिया जाता है। तो जब भी ऐसा लिखे मैं समझ जाइए, जैसे माइक्रो लिखा है, इस माइक्रो को म्यू से हम लोग व्यक्त करते हैं। माइक्रो लिखा 10⁻⁻6, इसका मतलब हमें पता है कि Q बराबर दिया है 100 × 10⁻⁻6 कुलाम। अब जैसे टाइम दिया तो T बराबर दिया 3 मिली सेकेंड। अगर यहीं पर कैपिटल एम होता तो समझ जाइए मेगा है, मेगा को हम लोग कैपिटल एम से दिखाते हैं, मिली को स्मॉल एम से दिखाते हैं। जैसे सेंटीमीटर को C से दिखाते हैं, CM आपने पढ़ा होगा सेंटीमीटर। मीटर मूल मात्रक, सेंटी उसके पहले लगा हुआ है, लंबाई का मात्रक मीटर है। सेंटीमीटर जो है, सेंटी शब्द पहले लगा हुआ वो पूर्व लग्न है, छोटा मात्रक हो गया। ये इधर छोटे मात्रक होते हैं, बड़े मात्रक होते हैं। तो चलिए स्मॉल एम था तो हम समझ गए मिली सेकेंड है तो हम समझ गए T का मान 3, तो हम वैसे ही लिखें। और × 10⁻, ये जो लिखा है, ये शब्द जो लिखा है इसका और लिखें -3, फिर आगे लिखा है सेकेंड तो सेकेंड लिख दिए। फिर इसने कहा धारा का मान, तो आई बराबर सूत्र आपको पता है Q/T, यानी 100 × 10⁻⁻6 बटे 3 × 10⁻⁻6, 3 × 10⁻3। अब इससे भाग कर दीजिए तो 100/3 × 10⁻3 एम्पियर करंट का प्रवाह होगा। -3 देखो फिर से आ गया, तो अब जैसे हमें उत्तर लिखना है इसी को हम लिख सकते हैं मिली एम्पियर धारा का प्रवाह होगा। जब भी -3 आ जाए आप भी हटा के लिख दो, जैसे उसने हटा के ये वैल्यू लिखा था तो आप भी हटा के लिख दो। -3 आए थे, ये 3 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 6 में से 3 प्लस घट जाए तो -3 बचेगा। -3 मतलब हम समझ लें कि मिली एम्पियर लिखा जा सकता है।
ये बेटा उत्तर हो गया। ऐसे ही देखिए दूसरा जो क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, दूसरा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बेटा सभी कर डालें, वीडियो रोक लिए, आराम से हल कर लीजिए, उत्तर बाद में आप मिला लीजिए। किसी चालक में कह रहा है 25 मेगा इलेक्ट्रॉन ए से बी की ओर जा रहे हैं। मान लो ये बी की ओर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या दिया है वो दे दिया 25 मेगा इलेक्ट्रॉन, यानी 25 × 10 की घात 6। मेगा शब्द ये यहाँ मिला 10 की घात 6, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया है। अब ए से बी की ओर जा रहे हैं, चलिए ठीक है। एक जा कितने समय में है, 1 मिनट में जा रहे हैं, तो टाइम दिया है 1 मिनट, समय का मात्रक सेकंड है तो मिनट को सेकंड में बदल लिया जाए तो 60 सेकंड हो जाएगा। गति करें तो प्रवाहित धारा का मान, फिर से आई बराबर पूछा है तो इस बार ये सूत्र लगा दीजिए। आई बराबर सूत्र होता है N × E/T। N का मान दिया है 25 × 10 की घात 6, E का मान 1.6 × 10 घात -19 बटे आपको दिया टाइम 60, तो गुणा भाग करिए, उत्तर आएगा बेटा, गुणा भाग कर लीजिएगा, इसका उत्तर आ जाएगा। तो इसी तरह देखिए तीसरे, किसी चालक में 16 मिली एम्पियर की धारा बह रही है, तो प्रति मिनट, फिर से मिनट से यहाँ 60 सेकंड रखिएगा, तो प्रति मिनट गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। इस बार N पूछा है, इस बार देखिए धारा दे दिया है कि धारा इतनी धारा गुजर रही है तो आई दिया है, और कह रहा प्रति मिनट टाइम दे दिया है, T दे दिया है आपको, तो टाइम भी दे दिया है, 60 रख दीजिएगा। N पूछा है, E का मान तुम्हें पता होता है, तो गुणा भाग करिए, 75 करने में 6 × 10 घात 18 इलेक्ट्रॉन जो है प्रति मिनट गुजर रहा है। अब इधर पे कह रहा है यदि किसी चालक में 100 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करने पर इतने यानी 10 मिली एम्पियर की धारा बहती हो, तो स्थानांतरण की समय दर क्या है। इस बार आपसे टाइम पूछा, समय दर निकालना है बेटा, तो निकालिएगा। तो इनके मैं उत्तर यहाँ लिखे दे रहा हूँ, आप इनको ट्राई करिएगा, ना आए तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा, क्योंकि ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, आपको आने चाहिए। हाँ तो बच्चों इसका उत्तर लगभग आ रहा है 4/3 × 10 घात -14 एम्पियर। इसमें 6 × 10 घात 18 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। इसमें समय है जो वो आ जाएगा 1.6 × 10 घात -16 सेकेंड लगभग आएगा। आप ट्राई करिएगा पहले और दूसरे से, और ये ज़रूर याद कर लीजिए, मिली सेंटी डेसी डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा, ये 3 ऊपर लिखे। माइक्रो नैनो एंगस्ट्रॉम पिको ये लिखे, माइक्रो मतलब -6, पिको नैनो मतलब 10 घात -9, एंगस्ट्रॉम मतलब -10, पिको मतलब 10 घात -12। इधर ये प्लस, ये बड़े मात्रक होते हैं, मतलब अगर ये लग जाएंगे तो मात्रक थोड़ी बड़ा हो जाता है, अगर ये पहले लग जाएंगे तो मात्रक थोड़ी छोटा हो जाता है। तो चलिए ठीक है, आगे हम लोग चर्चा करते हैं कुछ और क्वेश्चन। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 और देखो। अब हम लोग कुछ इन सूत्रों से संबंधित सवाल बता रहे हैं। यदि वेग दिया है बेटा, उस समय पर आप पहले समय निकालो, क्योंकि Q बराबर सूत्र होता है, I बराबर सूत्र होता है Q/T। तो हमें टाइम तो चाहिए, तो समय निकालना, समय बराबर दूरी बटे चाल लगी, दूरी बटे चाल से हम समय निकालना हो, फिर समय का भाग कर दो, ये यहीं पर ये वैल्यू उठा के रख दीजिए, जो गुणा भाग कर लीजिए, करंट निकल आएगा। जैसे क्वेश्चन दिया था, ये यूपी बोर्ड ने पूछा भी था, यूपी बोर्ड 2019 में पूछा गया था, UPB 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है। इसने पूछा था कि बताइए धारा का मान कितना है। तो पहले तो हम धारा चाहिए तो हम लोग निकाले हैं, कुल मिला के टाइम। अब ऐसे आप समझो, एक हाइड्रोजन है, उसका एक इलेक्ट्रॉन जो होता है 1H1 में, ये नाभिक है, और इसके परितः जो त्रिज्या दिया है वो दिया है 5 × 10 की घात -11 मीटर की त्रिज्या में, और जो इसका वेग दिया है, वेग दे दिया है 2.2 × 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से घूम रहा, ऐसे करके। तो धारा का मान पूछा है, तो पहले तो हम समय निकाल लें, कितना टाइम लगेगा इसके समतुल्य धारा। तो समय बराबर होता है दूरी, ये पूरी दूरी हो जाएगी 2πr, परिधि की लंबाई, समय बराबर दूरी बटे 4, ये होता है। ये यहाँ से समय निकल आता है, और ये I पे रख दो, तो I बराबर Q/T होता है, तो T की जगह वैल्यू रख दिया जाए, T की जगह कैपिटल T रख दिया जाए, तो Q/2πr/V, तो V जो बटे के नीचे बटा था ऊपर पहुंच जाता, यहाँ वैल्यू उठा के रख दीजिए, तो यह आ जाता Q की जगह देखिए Q भी नहीं दिया है, ये आपको दिया है V दिया है, ये दिया है आपको R, और करंट पूछ रहा है। लेकिन हमें पता है कि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 1,
अब संख्या पता चल गई तो क्यू की जगह सूत्र तोड़ दीजिए, तो क्यू बराबर एन इंटू ई हो जाएगा। तो 1 गुणे ई का मान 1.6 गुणे 10 घाते -19 गुणे वी, वेग का वेग रख लो 2.2 गुणे 10 की घाते 6 बटे 2 पाई आर, 2 पाई का मान 22/7 रख दीजिए और आर का मान ये रख दो 5 गुणे 10 की घाते -11। जब आप बेटा ये कैलकुलेशन करोगे ये उत्तर आपका लगभग दिया था 1.12 मिली एम्पियर, 1.12 मिली एम्पियर। मिली मतलब 10 घाते -3, अभी फील कराया था इसके पहले। मिली मतलब ये उत्तर आ रहा होगा 1.12 गुणे 10 घाते -3। कैलकुलेशन जब करोगे तो ये आ जाएगा। चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन आप और देखिए। लिखा है एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के परितः इतनी त्रिज्या में 120 चक्कर प्रति मिनट की दर से घूम रहा है, तो इसके समतुल्य धारा कितनी बह रही है। मतलब जो बहने वाली धारा है उस धारा पर चर्चा कीजिए। उसका क्वेश्चन ये है, समतुल्य बहने वाली धारा। तो मैंने कहा था कि जब चक्कर प्रति सेकंड दिया हो तो समझ जाओ, चक्कर प्रति सेकंड, चक्कर प्रति मिनट, चक्कर प्रति आवर्स, ऐसा कुछ भी दिया है, समय के साथ चक्कर दिया है तो समझ जाइए वो आवृत्ति दी है। आवृत्ति 1/t के बराबर होती है। और अगर Q/t में देखिए तो 1/t है, 1/t की जगह एफ लिखा जा सकता है, फ्रीक्वेंसी, और Q की जगह सूत्र होते तो यानी इंटू एफ हो जाता है। तो अगर हम लोग ये क्वेश्चन देखते तो यहाँ पर आपका उत्तर आना चाहिए था कि I बराबर सूत्र होता है N इंटू ई इंटू एफ। देखिए त्रिज्या पर डिपेंड ही नहीं करता, और यहाँ पर त्रिज्या दिया था मतलब इसका कोई मतलब नहीं। अब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है संख्या 1.6 गुणे 10 घाते -19 मूल आवेश है, वैल्यू खुद से रख लो। अब फ्रीक्वेंसी दिया तो फ्रीक्वेंसी वो करती है चक्कर प्रति सेकेंड, ये ध्यान दीजिए, चक्कर प्रति सेकेंड। अब ये 120 चक्कर तो दिया है लेकिन 1 मिनट में कहा है, प्रति मिनट का। इसका मतलब 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, 60 का भाग करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 2 चक्कर प्रति सेकेंड। तो यहाँ यप की जगह 2 लिखेंगे, ये हो जाता है 3.2 गुणे 10 की घाते -19 कूलम आवेश, एम्पियर धारा बहती। इस तरह से हम लोग आवेश कैसे निकालें, धारा कैसे निकालें, या ऐसे फ्रीक्वेंसी दी रहेगी और आप ट्राई करिए रही क्वेश्चन। तो चलिए ठीक है, आगे कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए बेटा, तात्क्षणिक धारा पूछ ले, औसत धारा पूछ ले, तो बेटा इन सवालों को हल करते समय इसमें एक बात जरूर रहेगी कि जो आवेश दिए रहेंगे वो समय के साथ परिवर्तित हों, यानी आवेश समय का एक फलन। तो उस समय पर हम लोग करते क्या है कि I बराबर dQ/dt, ये इंस्टैन्टेनियस करंट होता है, तात्क्षणिक धारा या तत्कालिक धारा। और d/dt का इधर पे अगर आवेश, अगर आप लोग ऐसे करके देखें तो ये जो आवेश दिया है इस आवेश का d/dt करना है। इसका अर्थ होता है अवकलन, यानी डिफ्रेंसिएशन करना होता है। डिफ्रेंसिएशन यानी d/dt करते समय जो t पर घात लगी होती है उससे गुणे पे लाना है और घात एक कम करना है, घात एक घटा देते हैं, अर्थात अवकलन के सूत्रों का उपयोग करते हैं। जो मैथ वाले बच्चों, अवकलन के जो सूत्र हैं, अच्छे क्वेश्चन इसके बारे में, मतलब अवकलन करिए, ये करना होता है। लेकिन अगर आपसे औसत धारा पूछे तो Q फाइनल रखो, Q इनिशियल रखो, T फाइनल रखो, T इनिशियल रखो, इनका बटा करो, धारा मिलेगी। जैसे देखिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आपका आ जाए कि क्वेश्चन 7वां मान लीजिए, Q बराबर यानी T का एक फलन है t² + t+1, ये मान लीजिए कूलम है। तो आपसे पूछा है, मान लीजिए पहले नंबर में पूछा कि T बराबर 2 सेकेंड में I मतलब धारा कितनी है, 2 सेकेंड पे धारा पूछना है, मतलब तत्कालिक धारा पूछ रहे हैं। दूसरा पूछ रहा है कि T बराबर 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच धारा क्या है, यानी I बराबर क्वेश्चन मार्क। ये ऐसा क्वेश्चन कर ले तो उस समय आपको करना क्या है, जैसे ये आपको 2 सेकेंड में धारा चाहिए, यानी तत्कालिक धारा पूछ रहा है, 1 सेकेंड और 2 सेकेंड के बीच धारा पूछ रहा है, मतलब औसत धारा पूछ रहा है। मतलब हम लोग जब पहला हल करेंगे तो सूत्र होता है d इंस्टैन्टेनियस करंट बराबर d/dt
डी टी और क्यू का मान रख दो, तो क्यू का जो मान दिया हुआ है वो टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 दिया। ये टी जो यहाँ बेस पे टी लगा है, मतलब ये बता रहा है कि टी का एक फलन है, फंक्शन है बेटा, यहाँ उठा के रख दिया जाए तो घात को गुणे पे लाना है। ये 2 की घात है तो ये गुणे पे आ जाएगा, तो 2 आगे आ गया। ये डी अपान डी टी कर रहे हैं तो अब कर रहे हो तो इसको हटा देंगे, अब ना दोबारा डी अपान डी टी लिख देंगे, नहीं फिर से वही करोगे। अब देखो इसका आगे कैलकुलेशन आ कर रहे हो तो घात को गुणे पे ले आया, घात में जो 2 की घात थी तो 2 माइनस 1 कर दी। अब प्लस यहाँ जो घात जहाँ कुछ ना लिखे वो 1 की घात है, इसको गुणे पे ले आए और जो घात 1 की थी उसमें 1 कर दिए। और जहाँ देखिए टी 1 बस लिखा है, इस मतलब इसमें टी घात 0 रही होगी। अब इस 0 को आगे लाओगे और इसमें घात 1 घटाओगे तो -1 हो जाएगा, लेकिन 0 जैसे गुणा करोगे तो 0 हो जाएगा। कुल मिला के आपको पता चल गया कि अगर डी अपान डी टी कर रहे हो किसी कांस्टेंट वैल्यू का संख्या का, आप अगर डी अपान डी टी करोगे शुद्ध संख्या का जो अवकलन होता है वो शून्य होता है। तो इसका मतलब इसका मान हो जाएगा 0। ये इसकी वैल्यू रखी है, ये इसकी रखी है, इसकी रखी है, थोड़ी देख लीजिएगा। अवकलन के ही पूरे नियम है, बायो वाले बच्चे विशेष ध्यान देंगे, मैथ वाले को तो कर ही लेंगे, उन्हें कोई दिक्कत ही नहीं। तो 2t क्योंकि मैथ में ऐसा पढ़ाया जाता है ना इसलिए। और ये हो जाएगा घात 1 तो इसकी जिसकी घात 0 क्योंकि 1 से घटेगा 0, जिसकी घात 0 तो इसका मान 1 होता है तो 1 हो जाएगा। और ये आ गया आपका। अब यहाँ पर वैल्यू रख दो बेटा, उत्तर हो जाए। टी का मान कितना रखना है 2 सेकेंड, तो 2 दूनी 4 1 5, कुल मिला के 5 एम्पियर करंट भाई। ऐसे करके निकालो, घात को गुणे में लाओ, घात 1 कम करो, बस मंडा ये कांस्टेंट वैल्यू का अवकलन 0 करो। ये चलिए ठीक है, बात समझ में आई होगी। मतलब इसमें जो करंट आया वो आपका 2 सेकेंड आया, सॉरी करंट आया तो वो आपका एम्पियर पे आ गया। इधर देखिए 1 सेकेंड और 2 सेकेंड के बीच करंट। अब इसमें क्या करना है, पहले क्यू फाइनल निकालो। क्यू फाइनल हमें चाहिए कितने 2 सेकेंड पर। यहाँ पर वैल्यू जहाँ पर भी टी की जगह मैंने 2 रखा है, इस टी की जगह 2 रखा है, तो जहाँ तुम्हें टी मिल रहा है वहाँ 2 रखो। तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1, तो 2 दूनी 4, 4 2 6 1 7 आ जाए। अब यहाँ पर देखा जाए तो क्यू लिखा इनिशियल वैल्यू निकाली, यानी प्रारंभिक, टी का प्रारंभिक मान। तो 1 सेकेंड का रहा था तो 1 रख दी, तो जहाँ अब टी मिला है वहाँ 1 का स्क्वायर कर दो प्लस 1 कर दो प्लस 1 कर दो, मतलब 1 अब रखना है टी की जगह। तो 1 का स्क्वायर 1 1 1 1 3 हो जाएगा। अब यहाँ सूत्र लगा दो, लिखा है क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल, ये इनिशियल वैल्यू है, क्यू इनिशियल बटे टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो इसका मान आया था 7 माइनस 3 बटे पहले लास्ट में जो समय था 2, पहले जो समय था वो 1, इससे घट जाएगा तो 4 3 7 होगा 3, और ये कुल मिला के 4 एम्पीयर का करंट है। आपके बात समझ में आई होगी। इसका मान आया था, देखिए इसका कितना मान आया था, ये हो गया था 2t प्लस 1, टी का मान 2 2 4 1 5, ये 5 एम्पीयर करंट आया था और ये 4 एम्पीयर करंट आया। चलिए बात समझ में आई बेटा। अब इसके मैं 1-2 क्वेश्चन आपको दिए दे रहा हूँ, तो आप खुद से करिएगा। चलिए ठीक है। हाँ बच्चों, ये मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए 4 क्वेश्चन दिए हैं। 8वां कह रहा है टी स्क्वायर प्लस 1/t प्लस 5 कूलाम हो तो टी बराबर 1 सेकेंड में इंस्टेंटेनियस करंट चाहिए, और टी बराबर 2 सेकेंड से 4 सेकेंड के बीच एवरेज वैल्यू चाहिए करंट की। ऐसे क्वेश्चन ये दिया है, इसका उत्तर मैंने लिख दिया है, इसका उत्तर मैंने लिख दिया है, इसका उत्तर लिख दिया है। ये आपका 2t स्क्वायर माइनस 1/t प्लस 10 है, 5t प्लस 5 10t प्लस 12 है। यहाँ पर औसत धारा चाहिए, यहाँ इंस्टेंटेनियस चाहिए, यहाँ पर भी इंस्टेंटेनियस चाहिए। इन तीनों के मैंने उत्तर दे दिया। उत्तर देने का मतलब ये आप 3 खुद से करेंगे, और इसमें मैं थोड़ी एक बता दे रहा हूँ क्योंकि इसका थोड़ी अवकलन मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ 1/t। ठीक है, जो जिनको मैथ वाले बच्चे हैं वो वीडियो के पूरे हल करके देखें। इसका भी मैं उत्तर बता रहा हूँ, फिर अपना उत्तर देख लीजिएगा कि आप लोगों को सही आया था कि गड़बड़ा है। तो चलिए ठीक है, इस पर देखते हैं। बाकी आप ये उत्तर पता ही है, निहाल करिए खुद से, और ना आए तो कमेंट्स करिएगा। चलिए ठीक है बच्चों, अब देखिए 1 सेकेंड पे चाहिए। कुल मिला के इसका हम अवकलन करें तो डी टी का हमें अवकलन करना है टी स्क्वायर प्लस 1/t प्लस 5। अब मैंने बताया था अवकलन करते समय घात को गुणे पे लाना है, घात 1 कम करना है।
यह जो यहाँ पर टी लिखा है तो टी स्क्वायर इसी तरह लिखें, इसको टी घात -1 + 5 लिख लें, ऐसा लिख दीजिए। तो ऊपर गया तो -1 बता दें। अब हम लोग क्या करें कि इसका अवकलन कर दें। तो I बराबर d/dt × क्यू को मान रख दीजिए। तो टी स्क्वायर प्लस टी -1 + 5। अब क्या करिए, घात को गुणे बुलाइए। तो घात गुणे में आ गया और इसमें एक घटा दो, 2 -1 प्लस इस घात को गुणे मिलाइए। तो -1 गुणे पे आ गया, टी घात -1 पहले से था उसमें एक घटा दो और ये संख्या इसका 0 हो जाएगा। ये समझ में आया होगा। घात को गुणे मिलाया, घात में से एक घटा है, 2 में से एक घट के, घात को गुणे मिलाया, घात में से एक घटा है। तो बेटा ये हो जाएगा 2t घात 1 और ये प्लस माइनस का -1 और -1 जुड़ जाएगा। ये बताना चाह रहा था मैं। घटाने का अर्थ है माइनस जुड़ भी सकते हैं, अब नहीं कि अब -1 यहाँ दिखा 0 पर माइनस जुड़ गए। ये आपका आ गया। कुल मिला के इसको हम लोग लिख सकते थे 2t माइनस का 1/, इसको फिर नीचे ले जाओ तो 1/t² बन जाएगा। ये इसका अवकलन। अब वैल्यू रख दो, कितने बचे 1 सेकेंड पर। तो I का मान हो जाएगा 2 × t की जगह 1 -1/1 का स्क्वायर। तो 2 1 का स्क्वायर 1 भाग 1, तो कुल मिला के 1 एम्पियर उत्तर आएगा। इसका उत्तर आएगा 1 एम्पियर। चलिए ठीक, आगे देखो। इसका जो औसत मान चाहिए, तो औसत मान तो आसानी से निकल आता है, तुम लोगों को पता है। पहले 4 सेकेंड रख दो यहाँ पर, यानी Q4 निकाल लो। तो टी की जगह 4 रखो, तो 4 चौक 16 + 1/4 + 5, 16 5 21 21 और 1/4 का मतलब 0.25, यानी 21.25 है। अब ऐसे ही क्या करिए, 2 सेकेंड पे निकाल लो। 2 से टी बराबर दिया बेटे, टी बराबर 2 सेकेंड। तो यहाँ पर 2 सेकेंड रखिए तो 2 का स्क्वायर हो जाता 4 + 1/2 और प्लस ये आपको हो जाता 5। ये लिखा है 5 4 9 9 और 1/2 मतलब 5.5। अब ये हो गया। अब आपको निकालना होता है माध्य जो मान है वो लिखें Q4 - Q2/4 - 2 बटे सम। इस पर आया था 21.25 - 9.5/4 - 2 मतलब 2। अब इससे घटा दीजिए, 21 से 2 घटा दीजिए 9.5, 0 बढ़ा लीजिए, ये हो जाता है। ये 12 में से 5 गया 7, 20 होता, 20 में से 9 चला जाता तो 11 और 20, ठीक तो है। और इसमें 2 का और भाग कर दीजिए तो उत्तर आ गया। 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16 और 1 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10। इतने एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। औसत धारा ये है, यानी 5.875 एम्पियर, और जो इंस्टेंटेनियस यानी तात्क्षणिक धारा हो 1 एम्पियर हो। चलिए ठीक है बच्चों, इन पर प्रैक्टिस करिए और देखिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। हाँ बच्चों, ये मैं बता रहा हूँ कि I बराबर आया था dQ/dt। अब अगर I आपका समय का फलन हो जाए, समय के साथ वेरिएबल हो जाए, जैसे अभी आवेश दिया रहता था, जैसे Q बराबर दिया रहता था t² + t + 1, और पूछा जा रहा था कि बताइए t बराबर 2 सेकेंड में कितना धारा प्रवाहित हो रहा होगा, ऐसे क्वेश्चन कर रहे थे। अब मान लीजिए ये धारा का फलन होता, यह धारा जो है समय पे वेरिएबल होती, और पूछ लिया जाता कि बताओ ये 2 सेकेंड और 3 सेकेंड के बीच या चौथे और 5वें सेकेंड के बीच कितने आवेश स्थानांतरित हुए, क्योंकि यहाँ पर समय पर डिपेंड कर रहा है। जितना समय बढ़ता जाएगा स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ती जाएगी, यानी धारा का मान भी बढ़ता जाएगा। यानी ये नियत नहीं है, समय के साथ बदल रही है धारा। अब पूछ लिया गया कि मान लीजिए 3 और 5 सेकेंड के बीच कितना इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए होंगे या कितना आवेश स्थानांतरित हुआ होगा। कुल मिला के I से आपको Q पूछ रहा है, अभी तक Q से I पूछ रहा था, तो आपको यहाँ पर तिर्य गुणा करना है। तो यहाँ dQ बराबर I × dt आ जाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, इनिशियल और फाइनल के बीच दोनों पक्षों का समाकलन कर दिया। तो Q फाइनल - Q इनिशियल मतलब ΔQ निकल आएगा, बराबर I की जो वैल्यू यहाँ रखिए d/dt करो, ये सांप वाला चिन्ह बनाओ,
इसको हम कहा करते हैं समाकलन। तो यहाँ आपका जो सांप और dt लगा है इसका अर्थ हुआ करता है समाकलन, और dt ज्ञात करते समय पहले घात में एक जोड़ देते हैं और फिर उतने का ही भाग करते हैं, जितनी घात आई उतने का ही बटा कर देते हैं, अर्थात समाकलन के सूत्रों का उपयोग करते हैं। समाकलन का ये सूत्र होता है। और जब भी इसके पहले अगर याद हो, अगर 5 का हम लोग d/dt करते थे, अवकलन का संकेत होता है तो 0 लिखते थे, यानी संख्या का यदि हम लोग अवकलन करें तो 0 होता है, लेकिन यदि संख्या का समाकलन करें तो उसके साथ t का गुणा हो जाता है, यहाँ घट जाता है, अपोजिट है उससे। वहाँ गुणे पे आता था, यहाँ भाग में जाता, वहाँ पहले गुणे में आता था फिर एक घटता था, यहाँ पहले ही बढ़ जाएगा फिर भाग में जाएगा, उसी का पूरा अपोजिट सोचना। तो चलिए ठीक है, क्वेश्चन आपको दे दिया जाए और फिर आपको हल करके दिखाना है। मान लीजिए आपको दे दिया गया I बराबर 3t² प्लस t या 2t कर लीजिए प्लस 2 कर लीजिए एम्पियर है। किसी क्षण धारा का मान इतना t पर, यानी t के साथ धारा इतनी है। तो आपसे पूछा गया कि t बराबर 0 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच कितना आवेश स्थानांतरित हुआ, स्थानांतरित आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन करा गया। तो आपको पता है कि हम डेल क्यू जब भी स्थानांतरित आवेश की मात्रा इन के बीच निकालेंगे, इन दो टाइमों के बीच निकालेंगे, तो I × dt लिखेंगे और लिमिट लिखेंगे 0 से लेकर 2 सेकेंड के बीच, 0 और 2 सेकेंड के बीच लिमिट रख दी। I की वैल्यू 3t² प्लस 2t प्लस 2 और dt करें और समाकलन करें। इधर आप देखिए तो ये हो जाएगा 3t² समाकलन dt, इधर से समाकलन उधर dt का गुणा, ये हो जाता 2t dt समाकलन और प्लस 2 समाकलन dt, ये है। और सब के सब 0 से लेके 2, 0 से लेके 2, 0 से लेके 2, ये हमने कर दिया। अब क्या है कि घात एक बढ़ाओ तो घात कितने की दिख रही है, 2 की, तो अब क्या की हो जाएगी 3 की, तो 3 इसमें लिखा ही था, अब घात 3/3 हो गया। और इस पे आपको लिमिट रख देना था 0 से 2 के बीच, ऐसे लिख देना प्लस। अब ये dt और सांप दोनों एक साथ हट जाए, जैसे घात एक बढ़ाओगे उतने का बटा करोगे, सांप गया dt गया हट गया। ऐसे देखिए यहाँ 2t लिखा था तो इसमें घात 2 की करो, बटे 2 करो और लगाओ लिमिट बड़े कोष्ठक के साथ 0 और 2 के बीच। यहाँ मैंने कहा था जब भी संख्या आ जाए और dt करना है तो संख्या और t एक और जुड़ जाएगा, तो कुल मिला के t जुड़ जाएगा और इस पर लिमिट 0 से लेकर 2 के बीच रख दो। बात समझ में आ रही होगी। चलिए ठीक है, इस पर और चर्चा करें। तो अब भैया 3 से 3 कट जाता, 2 से 2 कट जाता। अब जो ये लिमिट रखी होती है तो पहले t की जगह 2 रख देना है, जैसे यहाँ कोई संख्या होती तो फिर ये रख देना है, ये फिर ये फिर ये फिर ये, यानी 2 की जगह अगर हम लोग रखें t की जगह, तो t की जगह पहले 2 रख देना है, t की जगह पहले 2 रख देना। इधर कर लिया जाए यार, इधर जगह है पर्याप्त। तो पहले t की जगह हम रख दें 2, तो ये बन जाएगा 2 की घाते, अब t में घात 3 की तो 2 की घाते 3 हो जाएगा, -0 घाते 3। इसको बोला करते हैं लिमिट रखना, अपर लिमिट माइनस लोअर, माइनस करके। अगर यहाँ चूँकि अभी 0 दिए, बार बार थोड़े 0 देंगे, यहाँ 1 देंगे कभी 2 देंगे, तो अगर यहाँ हमने 1 रख दिया तो फिर आपको यहाँ पर 1 का घाते 3 करना पड़ेगा ना। तो इसलिए यहाँ अपर लिमिट पहले ये वाली रख दो t की जगह, फिर ये रख दो लोअर लिमिट, ये वाला प्लस वाला चिन्ह जो यहाँ लगा हुआ। फिर आप इसको देखिए यहाँ t² लिखा है तो 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर और प्लस यहाँ लिखा 2t, तो 2 आप उसी तरह रख दीजिए, t पर वैल्यू रखी जाएगी, तो ये आपका हो जाएगा 2 - 0, एक बार t की जगह 2, एक बार t की जगह 0। अब देखिए ये लिखा 2 दूनी 4 दूना 8, ये 0 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4, तो 4 4 8 और 8 8 16 कूलाम आवेश स्थानांतरित हुआ होगा, 16 कूलाम आवेश स्थानांतरित हुआ होगा, 16 कूलाम आवेश स्थानांतरित हुआ होगा। चलिए ठीक, एक आध क्वेश्चन और मैं आप लोगों को इधर दिए दे रहा हूँ, वो आप करिए। चलिए ठीक,
चलिए ठीक बेटा, एक एक्सरसाइज के लिए तुम लोगों को सवाल दिया मैंने। I बराबर t+2 एम्पियर है। t बराबर 2 सेकंड से 10 सेकंड के बीच कितना आवेश स्थानांतरित हुआ है, स्थानांतरित आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो लगभग 64 कूलम आ रहा है। तो ये लगभग विद्युत धारा से संबंधित मैंने जीरो लेवल से आप लोगों को नीट या फाउंडेशन लेवल तक के क्वेश्चन मैंने बताया। नीट, जेई और नीट तक के क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता दिया। अब इससे धारा से इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। मैंने आप लोगों को पहले एकदम सिंपल से क्वेश्चन बताया, जीरो लेवल क्वेश्चन थे, यूपी बोर्ड के क्वेश्चन बताए। ये सब क्वेश्चन जो पूछता है ये नीट और फाउंडेशन के जो होते हैं, मतलब फाउंडेशन की जो बच्चे तैयारी करते हैं वो सब इनकी, जैसे नीट हो गया, जेई हो गया, एडवांस हो गया, छोटे छोटे से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो चलिए ठीक है बच्चों, हम लोग इस पर इतनी चर्चा करेंगे बच्चों। थैंक यू बच्चों। अब अगले वीडियो पर हम लोग जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल यानी धारा का प्रवाह कैसे होता है, इन पर हम लोग चर्चा करेंगे। श्रांति काल क्या है, माध्य मुक्त पथ क्या है, इनके बीच संबंध क्या है, कैसे इनसे सवाल संबंधित पूछे जाते हैं। तो ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों, थैंक यू।